नरेंद्र मोदी अपने कर्मों, कुकर्मों और अपने अत्याचारों, अपनी अकर्मणताओं, अपनी असफलताओं पर और खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से जितनी छीछालेदर इस समय नरेंद्र मोदी की हो रही है, उन सब से बचने के लिए अगर किसी भाषा को विवाद के रूप में घसीट करके सामने लाना ये गलत है। और तर्क के साथ भी अगर कहा जाए तो कि कहीं भी किसी भी प्रदेश में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश को के ऊपर ये थोपना कि तुम्हें हिंदी पढ़ानी पड़ेगी या हिंदी माननी पड़ेगी या हिंदी राष्ट्र, ये गलत है, ये सही नहीं है। अब रह गई बात कि नरेंद्र मोदी को इन्हीं सब विवादों की तो जरूरत होती है अपने कर्मों पर पर्दा डालने के लिए, कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए। इसलिए वो इस तरह के D1, D2, D3, D4 मतलब दलाल 1, दलाल 2, दलाल 3, दलाल 4 से आगे करवाते रहते हैं और मजे लेते रहते हैं, बचते रहते हैं। सबसे बड़ा तो यह है कि आज नरेंद्र मोदी पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, बिखर चुके हैं, अक्षम साबित हुए हैं, अकर्मण्य साबित हुए हैं। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे रुपए का अवमूल्यन हो, चाहे कर्ज हो, चाहे जो भी है, किसानों की समस्या हो, युवाओं की समस्या हो, देश की समस्या हो, बॉर्डर की समस्या हो, पूरे देश में नरेंद्र मोदी फेल हुए हैं। तो अपने फेल होने के कारण अगर इस तरह के सगुफों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा को विवाद में घसीट करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी प्रदेश के साथ हो, गलत है। और जिस प्रदेश में जो भाषा चल रही है, उनकी अपनी जो वहां की मूल भाषा है वो प्लस अंग्रेजी कम्युनिकेशन में है। अब इससे जबरदस्ती उन पर हिंदी थोपने की क्या जरूरत है और उसे विवाद बनाने की क्या जरूरत है। दूसरा विवाद डिलिमिटाइजेशन का। नरेंद्र मोदी चाहते हैं, वो जानते हैं कि दक्षिण भारत में कभी भी उनको एक सीट नहीं मिलेगी, मिली है तो चोरी तरीके से मिली है। जो भी मिला है दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी को जो हासिल किया है वो ईमानदारी से नहीं, धोखे से, गलत तरीके से। जैसे अब तो पूरी तरह से गलत तरीके से उत्तर भारत को पर कब्जा करके बैठे हैं, तो वो परिसीमन के जरिए चाहते हैं कि दक्षिण भारत पर भी कब्जा कर लिया जाए। वहां की सीटें वही रह जाएंगी या थोड़ी बढ़ेंगी, उत्तर भारत की ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो उनको वहीं गोलमाल करना है, वहीं चलाना है। तो ये भी डिलिमिटाइजेशन भी एक विवादित विषय है, जबकि मैं नहीं समझता कि अभी तक जनगणना ही नहीं हुई तो डिलिमिटाइजेशन का प्रयोग कहां से कर पाएंगे, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सिर्फ चिढ़ाने के लिए और विवाद खड़ा करने के लिए नरेंद्र मोदी का चैप्टर प्लान है। इसी तरह से जैसे बहुत सी बातें हैं, एजुकेशन फंड को रोक करके ब्लैकमेल करना, ये कहां तक सही है। अगर तमिलनाडु हुआ, चाहे कर्नाटक हुआ, चाहे आंध्रा हुआ, चाहे दूसरे, और मान लीजिए अकेले मैं तमिलनाडु की बात करता हूं, अगर तमिलनाडु का फंड रोक करके बोले कि नहीं आपको हिंदी पढ़ानी पड़ेगी या हिंदी को मानना पड़ेगा, तो ये गलत है। ये कौन सी ब्लैकमेलिंग हुई, ये कौन सा तरीका हुआ। ये फेडरल स्ट्रक्चर और जो चला आ रहा है परंपरा, उससे हट करके जंग छेड़ने वाली बात है, बिना मतलब विवाद खड़ा करने वाली बात है, और उस विवाद के पीछे पूरा देश अडानी को देने की बात है। मैं समझता हूं पूरे भारत में अगर कहीं अडानी का जब खुलकर और सामने आकर विरोध शुरू होगा तो दक्षिण भारत में ही होगा। अडानी को दक्षिण भारत में पनपने, टिकने और आने नहीं दिया जाएगा। इसका अंदाजा नरेंद्र मोदी को भी है। नरेंद्र मोदी क्रिमिनल वे चाहते हैं कि पूरा देश उनके कब्जे में आ ही जाए। पूरा देश खरीद करके अडानी को दे ही चुके हैं, यानी इनडायरेक्टली उनका कब्जा हो ही चुका है। एयरपोर्ट उनका, पोर्ट उनका, रेल उनका, रोड उनका, बिजली उनका, पानी उनका, कोयला उनका, खदान उनकी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, वो भी गन पॉइंट पर। ईडी के, सीबीआई के, आईटी के, रेड डालो उसकी कंपनी लिखवा लो, रेड डालो उसकी कंपनी लिखवा लो, जिसकी चाहो कंपनी छीन लो। यही नरेंद्र मोदी ने किया है। अब इसको पूरी तरह से ये सफलता से चलता रहे तो ये पूरे देश को विवादों में, एक विवाद से काम नहीं चल रहा है अब नरेंद्र मोदी का। शायद हिंदू मुसलमान,
धीरे धीरे देश समझने लगा है कि ये जहरीला आदमी है, जहर बोता है, इसकी बात मत सुनो। अगर ये समझने लगा है तो नरेंद्र मोदी अब दूसरे तरीके के जहर का उत्पादन शुरू कर दिया है और प्रोडक्शन शुरू, मतलब उत्पादन शुरू कर दिया, वितरण शुरू कर दिया। चलो भाषा विवाद शुरू करो, जाति विवाद शुरू करो, ये शुरू करो, वो किसी तरह से विवाद फैला रहे, जहर फैला रहे समाज में। मणिपुर जला दिए, पूछने तक नहीं गए, फूक डाला, फूक करके अडानी को दे डालेंगे। सब कुछ अडानी के दिले देने के लिए पहले उसको मिटा देते हैं, जला देते हैं, खत्म कर देते हैं, फिर अडानी को दे देते हैं। बोलते हैं तो नहीं चल रहा है तो लो अडानी चला लो। अडानी मतलब मोदी चला लो। ये विधानसभा के पटल पर है मेरे ख्याल से, दिल्ली विधानसभा के, कि सारी संपत्ति अडानी ग्रुप का 80% से ज्यादा पूरा पैसा नरेंद्र मोदी का है और 20% का शेयर होल्डर है अडानी, वो तो सिर्फ मैनेजर है। मैं अपनी तरफ से एक बात कहता हूं मेरे दोस्त, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पतंजलि का पूरा अंपायर नरेंद्र मोदी का है, उसमें 80% छोड़ दीजिए। रामदेव तो सिर्फ मैनेजर हैं, और आपने देखा D1 यानी रामदेव आए और मोदी को कोसने की बजाय ट्रंप को कोस रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ टेरर कर रहा है। क्यों टैरिफ टेरर है भाई? टैरिफ टेरर किस बात के लिए है? हम आपके यहां माल भेजते हैं, आप टैक्स लगाते हो, हमारे यहां माल भेजेंगे, हम टैक्स लगाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि आप कितना टैक्स लगाते हो, तो आप कौन होते हो हमसे ये कहने वाले कि हम कितना टैक्स लगाएंगे? आपको हमारे टैक्स से ऐतराज है तो जानिए कहीं भी अपना माल बेचिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? टैरिफ को टेरर कहना गलत है। यह हर देश का अधिकार है कि वो क्या टैक्स लेगा और कैसे अपना देश चलाएगा, वो ट्रंप का भी है। टैरिफ को मुद्दा सामने रख करके नरेंद्र मोदी, जो ट्रंप इनकी बेइज्जती कर रहा है और उस बेइज्जती में लोगों को बांध बांध कर भेज रहा है, वहां नेपाल को चार्टर्ड प्लेन से भेजकर चिढ़ा रहा है, ये सब है। और यही नहीं, आगे पाकिस्तान को तैयार कर रहा है ट्रंप युद्ध के लिए। कभी भी भारत और पाकिस्तान युद्ध हो सकता है, होगा। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कंटिन्यू किए रहे तो इसके लिए पूरे भारत को तैयार रहना होगा कि उनकी क्या गति होने वाली है वो वक्त बताएगा। लेकिन जो भी होगा होगा, रुकेगा नहीं, ट्रंप नहीं रुकेगा। ट्रंप तो वार तक आएगा। ट्रंप, नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री रहे तो वार के लिए वो पाकिस्तान को आगे करके वार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए ये भाषा विवाद किस तरह से शुरू कर दिया, सिर्फ अपने कर्मों से बचने के लिए, अपना मुंह छुपाने के लिए, हिंदी को विवाद का विषय बनाना। मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए या पूरे देश पर हिंदी थोपी जाए तो आखिर क्यों? अगर इसका जवाब यह है कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है तो यह गलत है। मैं नहीं मानता कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। और मैं तो यहां तक समझता हूं कि शायद तमिल से तो कम से कम नहीं ज्यादा बोली जाती होगी। यह मेरा अनुमान है, बस ऐसे ही कह रहा हूं, क्योंकि तमिल कर्नाटका में भी बोली जाती है, आंध्रा में भी थोड़े बहुत बोली जाती है, केरला में भी बोली जाती है, और मलयालम तमिलनाडु में भी बोली जाती है, बाकी इन 3 प्रदेशों में भी बोली जाती है। उसी तरह से कन्नड़ भी सभी इन साउथ के प्रदेशों में बोली जाती है। मिले जुले लोग रह रहे हैं। तो ये कैसे कहना? अब रह गई बात हिंदी की। हिंदी को अगर विशुद्ध रूप से देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि मैं अगर उत्तर प्रदेश का हूं, मैं उत्तर भारतीय हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन जैसे ही जौनपुर से आगे बनारस की तरफ निकलते हैं तो वहां इलीगली अवधी भाषा का या भोजपुरी का प्रभाव है। बिहार में तो अगर देखेंगे तो हर गांव में एक अलग भाषा, या हर प्रांत में, हर मतलब जिले में एक अलग भाषा है। कम से कम हम अभी अगर बिहार के लोग बिहारी बोलते हैं आपस में तो हम नहीं समझ पाते, हम हिंदी वाले हैं। अगर मध्य प्रदेश के लोग हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी वाले हैं, फिर भी हम हिंदी नहीं समझ पाते। उत्तर प्रदेश में ही अगर मान लीजिए मेरठ या इस तरफ के क्षेत्र को ले लिया जाए तो वहां जो जिस टोन में बोली जाती है हिंदी, वो एक अलग ही है। तो यह कहना कि हिंदी सब जगह
हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, ये निराधार है, मेरा मानना है। अब आते हैं कि हिंदी सबसे पुरानी भाषा है, या ऐसा कह सकते हैं, यह भी गलत है। हिंदी कोई भाषा ही नहीं है अगर मुझसे पूछा जाए, और शुद्ध एनालिसिस के जरिए अगर मैं जो अध्ययन करता हूं उसका उदाहरण देकर, मतलब उसको उस समझ से मैं आपको कहूं, तो हिंदी कोई भाषा ही नहीं है। हिंदी में आपको मराठी मिलेगा, हिंदी में आपको उर्दू मिलेगा, हिंदी में तो सबसे ज्यादा उर्दू मिलेगा, हिंदी में आपको मराठी मिलेगा, हिंदी में आपको गढ़वाली मिलेगा, हिंदी में आपको भोजपुरी मिलेगा, हिंदी में आपको बिहारी मिलेगा, हिंदी में आपको बंगाली मिलेगा, हिंदी में आपको उड़िया मिलेगा, हिंदी में आपको तमिल भी मिलेगा, क्योंकि तमिलनाडु में हूं इसलिए समझ रहा हूं वो सारे शब्द। हिंदी में आपको कन्नड़ मिलेगा, हिंदी में आपको तेलुगु मिलेगा। कहने का अर्थ यह है, हिंदी तो कोई भाषा ही नहीं है, हिंदी तो एक खिचड़ी है। जो थोड़े बहुत लोग हिंदी बोलते हैं पूरी तरह से शुद्ध रूप से, वो भी खिचड़ी है, उनकी अपनी कोई भाषा नहीं है। हिंदी भाषा नहीं है अगर भाषा के रूप में देखा जाए तो। अब दूसरा तर्क एक और समझिए, सबसे पौराणिक भाषा भारत में कौन सी है? तो ये तो आर्कोलॉजिकल सर्वे या इतिहासवेत्ता या दूसरे जो वो भी कहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री भले ही अनपढ़ है लेकिन कई बार मैंने उनको बोलते देखा कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है। चलिए उस बात को समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी बोल दिए तो मान लीजिए, ऐसा नहीं कहता मैं आपको, आप उसको समझिए। और यह सत्य है कि दक्षिण भारतीय भाषाएं सबसे पुरानी भाषा है। उत्तर भारत की भाषाएं, चाहे वो गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे जितनी भी भाषाएं हैं, सब इन्हीं भाषाओं से निकली हुई हैं। सिविलाइजेशन को ले लीजिए, सिविलाइजेशन की शुरुआत दक्षिण भारत से ही हुई है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन यहीं से गया हुआ है, दक्षिण भारत से ही। और सबसे पौराणिक भाषा तमिल है, अगर ये लोग भी मानने लगे हैं, मानते हैं। सबसे ज्यादा पुराना सिविलाइजेशन कल्चर्स और उसका जो प्रमाण जो मिलता है वो भी यही कहता है। तो जब सबसे पुरानी भाषा तमिल है, तो अगर तमिल वाले या तमिलनाडु से कोई ये कहे कि उत्तर भारत में भी तमिल पढ़ाना चाहिए, या उड़ीसा में तमिल पढ़ाना चाहिए, या वेस्ट बंगाल में तमिल पढ़ाना चाहिए, अनायास मतलब छेड़खानी करने वाली बात हुई ना, चिढ़ाने वाली बात हुई। ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, विवाद क्यों? यह अकाट्य सत्य है। नरेंद्र मोदी के कहने से मैं नहीं मान लेता है, कोई और कहता है तो उससे भी नहीं। यह अकाट्य सत्य है, कुछ लाइन में मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। यह अकाट्य सत्य है कि तमिल सबसे पौराणिक भाषा है। आपको कल्चर और सिविलाइजेशन का जो प्रोसेस उसका अध्ययन कर लीजिए, या दूसरा नहीं तो मंदिरों का अध्ययन कर लीजिए, उससे भी पता चलता है यहां के मंदिरों को देखकर कि सिविलाइजेशन यहीं से हुआ है और पूरी दुनिया में भी गया है। तो अगर यहीं से हुआ है तो हम अगर उत्तर भारत में गए हैं, उधर वेस्ट बंगाल या और दूसरी जगह गए हैं, या पंजाब गए हैं, या पूरा फैला है, अगर हम फैले हैं, तो भाषा तो यही है। लेकिन सबसे पौराणिक भाषा तमिल है, इसका क्या प्रमाण है, इसको समझिए मेरे दोस्त। जब इसका अध्ययन करेंगे आपको समझ में आएगा कि तमिल में सिर्फ व्यंजन चलता है, और बाकी सारी मोस्ट ऑफ दक्षिण भारत की सभी भाषाओं में लगभग व्यंजन का ही प्रयोग होता है, स्वर का प्रयोग नहीं होता। उसका अध्ययन कीजिए, आपको पता चलेगा व्यंजन का और स्वर का। व्यंजन और स्वर क्या है? मान लीजिए क है, तमिल में है क, ख है, नहीं है तमिल में, यानी स्वर नहीं है। तो अब स्वर से व्यंजन तो आया नहीं होगा, व्यंजन से ही स्वर आया होगा। यानी पहले क आया होगा तब ख आया होगा, पहले ग आया होगा तब घ आया होगा। ग तमिल में है, घ आपकी हिंदी और संस्कृत में भी है। माने व्यंजन, सारे व्यंजन क, ग और इस तरह से ट, थ नहीं है, द। यानी एक उदाहरण के लिए बोला, जितने भी अगर आप हिंदी पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे, या गूगल करके भी सर्च करके देखिए, जितने भी व्यंजन हैं
हिंदी में, वो सारे तमिल में हैं, लेकिन जो स्वर हैं वो नहीं है। यानी हिंदी का निर्माण या दूसरे और भाषा, क्योंकि सभी भाषाएं स्वर आधारित हैं, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो उत्तर भारत के कोई मतलब गढ़वाली हो, उत्तर भारत का हिंदी हो, या गुजराती हो, या मराठी हो, या सब कहीं भी देख लीजिए, जितनी भी भाषाएं हैं उनमें स्वर का उपयोग हुआ है। लेकिन व्यंजन का उपयोग सिर्फ तमिलनाडु में आपको मिलता है, या फिर दक्षिण भाषाओं में मुझे समझ में आता है कि मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता। तमिल को पता है इसलिए बता सकता हूं कि यहां सिर्फ व्यंजन है भाषा में। तो आप सोच सकते हैं पहले गेहूं आया या रोटी? पहले गेहूं आया, ये तो प्रमाणिक हो गया। व्यंजन पहले आया, व्यंजन पहला वर्ड होगा, फिर स्वर निकलेगा, उससे बनेगा। जैसे मान लीजिए क है तो के से ख बन जाएगा, मतलब ख स्वर के साथ मिलाओगे तब ख बनेगा, घ स्वर के साथ मिलाओगे तब बनेगा। यानी सिर्फ व्यंजन है तमिल, यानी ओरिजिनल भाषा तमिल है, और उससे स्वर, उसमें स्वर मिला करके सारी भाषाएं बनाई गई, बनी हैं। और कम से कम हिंदी में तो सब भाषाएं, उर्दू सहित, अगर लोग कहते हैं कि उर्दू विदेश से आई होगी, यहां से आई होगी, जो भी है वो मुझ पर नहीं जाते, लेकिन उर्दू का सबसे ज्यादा समावेश हिंदी में है। आप तमिल में उर्दू नहीं दिखा सकते। चलिए, तमिल को छोड़ करके तमिल में कोई ऐसा शब्द आप हिंदी से आया हुआ, या मराठी से आया हुआ, या गुजराती से आया हुआ, या पंजाबी से आया हुआ, या देश के किसी कोने से आया हुआ आपको नहीं मिलेगा। यह साबित करता है कि ओरिजिनल जो लैंग्वेज है, हम जब आदि थे, हम आदिवासी थे, जब हमारा सिविलाइजेशन हो रहा था, जब भाषा का विकास हो रहा था, तो शायद पहली भाषा थी तमिल, और उसके बाद इस बाकी दूसरी भाषाओं का विकास हुआ है। वस्तु स्थिति तो यही कहती है। तो फिर बार बार तमिल को छेड़ने की क्या जरूरत है भाई? यूं कह सकते हैं कि सभी भाषाओं का बाप है तमिल। सब लोगों ने सारी भाषाओं में व्यंजन का उपयोग किया है, क का उपयोग किया है, लेकिन तमिल में स्वर का उपयोग नहीं हुआ है। बहुत लोग तो कहते हैं, मतलब ऐसा है कि पौराणिक रूप से इसे मैं एथेंटिकेट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन सवाल यह है कि संस्कृत भाषा, संस्कृत, अगर आप संस्कृत को देखेंगे तो संस्कृत भी तमिल से ही बनी हुई है। अब कोई ये कहता है संस्कृत तो देवता की भाषा है, इसमें लिखा, उसने बोला, इसने कहा, यहां है, वहां है, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता। तमिल से ही संस्कृत बनी हुई है, दक्षिण भारत से ही संस्कृत भी उपजी हुई है। क्योंकि व्यंजन तो संस्कृत में भी है और बेस है। अब एक बात बताइए, जब सिविलाइजेशन हो रहा था तो लोग फिर संस्कृत, यानी इतनी उन्नत भाषा, जहां बहुत से शब्द, बहुत से शब्द, मतलब सबसे ज्यादा अगर शब्दकोश है तो संस्कृत के पास है, अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा शब्दकोश कहां से आ गया? और आया तो कहने का मतलब सब जगह से लिया गया, अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया, डेवलप किया गया। तो डेवलप्ड लैंग्वेज है संस्कृत, और बेसिक लैंग्वेज है तमिल या दक्षिण की भाषा, क्योंकि व्यंजन ही संस्कृत का भी बेस है। व्यंजन के ऊपर ही या उसके साथ ही स्वरों का उपयोग करके संस्कृत की भाषा बनी है। तो जो ये मानते हैं कि संस्कृत सबसे बड़ी पुरानी भाषा है, देव भाषा है, ये भाषा है, वो उसे मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हमारी आदिवासी भाषा या आदि भाषा, यानी तमिल या दक्षिण भारत की भाषाएं ही मूल भाषाएं हैं, व्यंजन पर जो बनी हुई भाषाएं हैं, जो व्यंजन पर आज भी व्यंजन आधारित ही हैं, जिनमें स्वर का पुट नहीं डाला गया है, वही मूल भाषा है।